मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सेवताराज। आज देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गया, लेकिन इतने साल होने के बावजूद आज हम भारतीयों के मन में, मेरे और आपके मन में दोबारा से स्वदेशी और स्वराज्य आंदोलन के जो विचार जो बार बार आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि जो हमारे दिमाग में दोबारा से ये विचार आ रहा कि 1905 में जो हमारे क्रांतिकारियों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया, उस आंदोलन की आज भी जरूरत है। इसके पीछे मंसूबा क्या है और इनके पीछे जो भी विचार जो हम लोगों के बीच में आ रहे हैं हमारे दिमाग में, उसका कारण क्या है? क्योंकि पहला स्वदेशी आंदोलन भारत में आता 1905 में, और उस आंदोलन के संस्थापक थे श्री बाल गंगाधर तिलक। और फिर उसी क्रम में अगर आप इतिहास के पन्ने उठा करके देखते हो तो एक दूसरा क्रांतिकारी था लाला लाजपत राय, और तीसरे एक क्रांतिकारी हुए बिपिन चंद्र पाल। और उस वक्त का एक नारा होता था बाल लाल पाल। बाल मतलब श्री बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों क्रांतिकारियों ने 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया, और ये स्वदेशी आंदोलन उस वक्त महाराष्ट्र के पूना शहर से, महाराष्ट्र में एक पूना शहर है, वहाँ से शुरू हुआ। पूना शहर में एक जगह है, उसका नाम है शनिवारवाड़ा, और वो शनिवारवाड़ा पूना शहर के बीचों बीच है। वहाँ पर ये आंदोलन शुरू हुआ, और उस आंदोलन के अंदर विदेशी जो कपड़े हैं हमारे देश में, जो हमारे देशवासी जो विदेश से जो कपड़ा आता था लंदन से, उस समय हमारे देश के लोग लंदन से आए हुए कपड़े को पहनते थे। तो उस कपड़े का बहिष्कार किया, और 7 दिसंबर 1905 में ये आंदोलन हुआ। वहाँ पे एक विदेशी कपड़ों को जला करके होली मनाई गई, और उसमें आग लगाई श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। और वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ, और धीरे धीरे करके ये आंदोलन 6 साल में पूरे भारत में फैल गया। ये 3 लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, और उसके बाद में 6 साल आते आते इस आंदोलन के अंदर 1,24,00,000 कार्यकर्ता जुड़ गए थे। उसके बाद तो उन्होंने बहुत विरोध किया पूरे देश के अंदर, जगह जगह इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, जगह जगह जाके लोगों को समझाना। जहाँ जहाँ गली मोहल्लों में या बाजार में, गांव में जो दुकानें होती थी विदेशी सामान बेचने, उनका बहिष्कार किया, उनको समझाया कि विदेशी सामान ना खरीदें। और जो नहीं मानते थे, जो खरीद भी लेते थे कोई लोग, जो जैसे आज के ज़माने में विदेशियों से बहुत प्यार करते हैं, तो ये उस ज़माने में भी होते थे। बहुत सारे लोग थे जो विदेशियों से प्यार करते थे और विदेशी सामान से प्यार करते थे। वो नहीं मानते थे तो वो क्रांतिकारी उससे सामान छीन लेते थे और तोड़फोड़ करके गिरा देते थे यहाँ। और जब वो ऑब्जेक्शन करते थे, वो क्रांतिकारी अपनी जेब से निकाल के वो पैसा दे देते थे, और फिर वो चुपचाप चले जाते थे अपना पैसा लेकर के। या जो दुकानदार विदेशी सामान बेचने से मना नहीं मानता था, तो ये जो क्रांतिकारी थे ये उसकी दुकान के आगे लेट जाते थे और कहते थे कि हमारी बॉडी के ऊपर से जाओ, उसके बाद में सामान खरीदो। तो वो डर के हमारे फिर हट जाते थे। इसी प्रकार से एक क्रांतिकारी हुआ था हमारा बाबू भाई, जो महाराष्ट्र के थे और वो मुंबई में रहते थे। उन्होंने एक टोली बना रखी थी, बाबू भाई की टोली के नाम से जानते थे। तो उन्होंने एक टोली बना रखी थी। वो जगह जगह जा जाके यही देखते थे कि रात को, पूरी रात जो है ना, वो पेट्रोलिंग करते थे, देखते थे कि विदेशी सामान कहाँ आ रहा है, कहाँ पे ट्रक आ रहा है, कहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं। और वो जब पता चल जाता था उनको भी यहाँ पे विदेशी सामान का लदा हुआ ट्रक खड़ा, तो वो वहाँ जाते थे, उसको आग लगा के जला देते थे। एक बार की बात है कि वो बॉम्बे बंदरगाह के ऊपर एक हजारों टन माल से बना हुआ एक जहाज विदेश से आ रहा था माल का। तो बाबू भाई की जब टोली को पता चला तो वहाँ पे गए, तो उन्होंने देखा कि जहाज तो विदेश से आ रहा है, उसमें माल भरा हुआ है और इसको बॉम्बे शहर में उतरने नहीं देना है। तो कुछ सामान जो है उन्होंने उतरने दिया, उन्होंने बहुत हंगामा किया वहाँ पे, लेकिन कुछ जो ट्रक थे वो लदे हुए खड़े थे जो शहर में आने वाले थे। और जब वो शहर में आने के लिए जब चलने लगे तो बाबू भाई उसके ट्रक के आगे लेट गया, और उस ट्रक को चला रहा था एक अंग्रेज। उसने कुछ नहीं देखा, उस ट्रक को बाबू भाई के ऊपर चढ़ा दिया और बाबू भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। तो उस समय के हमारे क्रांतिकारी इतने जुनूनी थे, उनमें इतनी देशभक्ति कूट कूट के भरी थी, वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। अगर आज की तरह होते कि किसी को कोई मतलब नहीं, देश आज़ाद हो या गुलाम हो,
अगर वो ये विचार उस समय के अगर क्रांतिकारी में होते तो शायद आज देश आज़ाद नहीं होता अंग्रेजों की गुलामी से। 60-70 आइटम ऐसे थे जो विदेशों से हमारे देश में आते थे खाने पीने के। उसमें एक चीनी थी, क्योंकि उस वक्त हमारे देश में चीनी नहीं बनती थी। 1618 शताब्दी के आसपास जो है भारत में चीनी का उत्पादन नहीं होता था। तो चीनी आती थी, पहले चीनी का उन्होंने बहिष्कार किया, भारतीयों ने चीनी खाना छोड़ा और चीनी की जगह पूरे गांव गंवान में जो जितने भी किसान हैं उन किसानों को गुड़ बनाने के लिए प्रेरित किया और उस चीनी की जगह हमारे किसानों ने गुड़ बनाना शुरू किया और गुड़ खा करके हमारे देश के लोगों ने अपना काम चलाना शुरू किया। एक दूसरी चीज़ आती थी कपड़ा, कपड़े का बहिष्कार कर दिया होली जला के। उसके बाद में एक नील आता था। नील की खेती हमारे देश में होती थी, भारत में कहीं नहीं होती थी। और वो नील कच्चा माल लंदन में जाता था, इंग्लैंड में जाता था भारत से, और वहाँ से नील बन करके आता जो सफ़ेद कपड़ों में दिया जाता है। उसका भी हमारे भारतीयों ने बहिष्कार किया, उसको भी खरीदना बंद कर दिया। अंग्रेजों को भारतीयों ने बहुत परेशान कर दिया। एक अंग्रेज अधिकारी आया भारत के अंदर, और उस समय एक राजा था भारत के अंदर जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर के पास एक अंग्रेज व्यापारी आया जिसका नाम था थॉमस रो भी बोलते हैं उसको कुछ लोग। तो वो आया और उसने आकर के कहा कि मुझे जो है ना भारत में व्यापार करने के लाइसेंस चाहिए। और वो जो लेटर लिखित में लेके आया था वो अंग्रेजी में था वो लेटर। और क्योंकि जहांगीर को अंग्रेजी नहीं आती थी, जहांगीर इतना पढ़ा लिखा नहीं था। वैसे पहले के ज़माने में हमारे जो राजा महाराजा बहुत कम थे जो अंग्रेजी जानते थे, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश की भाषा नहीं है अंग्रेजी की। जरूरी नहीं है कि अंग्रेज हमारे देश के राजा को अंग्रेजी आए। तो उसने अपने दरबारी से वो लेटर पढ़ाया कि उसका दरबारी अंग्रेजी जानता था, मगर वो दरबारी गद्दार था। वो दरबारी जो था वो अंग्रेज से मिल चुका था। अंग्रेज ने उसको घूस देके उसको बोल दिया था ऐसे ऐसे अपने राजा को सुना दो। तो उस दरबारी ने झूठ बोल के राजा से कहा कि ये व्यापार करने आते हैं, कुछ सामान हमसे खरीदेंगे हमारे देश से और कुछ सामान हमारे देश में बेच करके जाएंगे। तो जहांगीर ने सोचा ही तो कोई गलत बात नहीं है, व्यापार है, अच्छी बात है कि कुछ हमारे देश में माल बेचेंगे, खुद हमारे देश से माल खरीदेंगे, व्यापार बढ़ेगा। लेकिन उसने सच नहीं बताया कि ट्रेड का मतलब जो है अमेरिका की एक डिक्शनरी है बहुत पुरानी 16वीं-17वीं शताब्दी की, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के नाम से जानते हैं उसको। उसके अंदर जो ट्रेड नाम है TRAD, ट्रेड का मतलब होता है प्लंडरिंग मतलब लूट मार करना। आज जहांगीर इस भाषा को जानता नहीं था अंग्रेजी को, तो उसने उसको जैसे गाइड किया उसने दरबारी ने उसने उसको मान लिया और जहांगीर ने उसको लाइसेंस दे दिया। यानी कि भारत के उस राजा ने अनजाने में उस अंग्रेज व्यापारी को थॉमस रो को लूट मार करने का लाइसेंस दे दिया। और फिर उसने कहा कि आप पहले व्यापार भारत में कहाँ करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि हम भारत में व्यापार सबसे पहले गुजरात के सूरत शहर में करना चाहते हैं। आप समझो कि सूरत ही शहर में वो व्यापार क्यों करना चाहता था। व्यापार तो देश के हर शहर में, बहुत बड़े बड़े शहरों होता है, बॉम्बे में होता था, कलकत्ता में होता था, मद्रास में, चेन्नई में होता था, दिल्ली में होता था, कानपुर, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, बमना, हर शहर में होता था। वो गुजरात के सूरत शहर में क्यों करना चाहता था? क्योंकि उस समय भारत में जो भी सामान आता था या जो भी भारत से सामान जाता था वो सूरत बंदरगाह से जाता था, क्योंकि एक ऐसा बंदरगाह था सूरत, और उसके बाद और भी बंदरगाह थे, लेकिन सूरत से सबसे ज़्यादा माल जाता था। और उस वक्त हमारे देश से विदेशों में इतने आइटम जाते थे। उस वक्त का हमारा जो कपड़ा होता था, उस वक्त हमारे देश में एक सिल्क बनता था, रेशम का कपड़ा बनता था, एक रेशम का, और ढाका में वो रेशम बनती थी, ढाका में बनती थी, और एक सूरत में बनती थी, और एक और मध्य प्रदेश का एक शहर है उसमें बनती थी। और इतनी लाजवाब जो है ना रेशम का कपड़ा हमारे देश में बनता था, और वो इसलिए अच्छा बनता था क्योंकि हमारे देश में पूरे विश्व में सबसे अच्छी जो कपास जो होती है वो भारत में होती है। और भारत की हर राज्य में कपास होती है, चाहे वो उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, पश्चिम हो, चाहे पूरब हो। हर
दिशा में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य के अंदर जो है ना हमारे भारत में एक अव्वल दर्जे की कपास होती है। और उस कपास का जो कपड़ा हमारे देश में बनता था वो इतना इतना हल्का होता था, 15 मीटर के थान को आप फोल्ड करते 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 इतना फोल्ड हो जाता था कि माचिस की डिब्बी में आ जाता था वो। और उस वक्त ढाका का जो सिल्क था बहुत फेमस था पूरे वर्ल्ड के अंदर। ढाका उस समय जो बांग्लादेश में है वो उस समय पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं था, उस समय भारत का हिस्सा था। उसके बाद में तो देश आज़ाद होने के बाद वो पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश बन के वो ढाका बांग्लादेश में चला गया अभी। तो ढाका की जो मलमल थी वो बहुत प्रसिद्ध मलमल थी। रोम साम्राज्य, रोम जो साम्राज्य था उसने 3000 साल तक रोम साम्राज्य का चाहे कोई राजा बना चाहे कोई रानी हुई, 3000 साल तक रोमन साम्राज्य के हर राजा और रानी ने भारत का मलमल पहन करके जिंदा रहे वो। उसके बाद में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद में जापान, ये रशिया वगैरह, ये ऑस्ट्रिया वगैरह ये देश बन गए, उससे भी शक्तिशाली देश उभर के आगे रोमन साम्राज्य का पतन होने के बाद में। तो उस वक्त जो हमारे देश से जो माल जाता था, सबसे अच्छा कपड़ा जाता था, जो कपड़ा हमारा देश का जो बाहर जाता था उसमें बाटलिंग सिस्टम था कि जब हम कपड़ा वहाँ बेचते थे तो उसमें मुद्रा सिस्टम नहीं था। उस समय मुद्रा की जगह सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात थे। तो जितना हमारा कपड़ा जाता था वहाँ पे उसके बदले में तोल के उतना ही हमें सोना और चांदी मिलती थी। जैसे मान लो कि हमने एक थान 1 किलो का है, तो अगर हमने उन्होंने एक तराजू में 1 किलो हमारा थान रखा और उसके बदले में 1 किलो सोना हमारे को बराबर में दिया, तो कपड़ा बेचकर भी हमारे देश ने विदेशों से सोना ही मंगवाया, यहाँ पे सोना ही मिला उस कपड़े के बदले में। उसके बाद में हमारे देश के अंदर जो ना लोहा, कच्चा लोहा, कई राज्य हमारे ऐसे हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ राज्य जिनमें कच्चा लोहा बनता है जिससे स्टील बनती है। और इतनी मजबूत स्टील भारत में बनती है, इतनी किसी भी देश में नहीं बनती है। तो हमारे देश से स्टील भी जाती थी, लोहा भी जाता था, उसके बदले में भी हमको सोना ही मिलता था। जितना वजन का लोहा या स्टील होता था उतनी वजन का हमको सोना, चांदी या जवाहरात, हीरे जवाहरात मिलते थे। और इसके बाद में इसके अलावा भी हमारे देश के अंदर बहुत मसाले होते थे। तो हमारे देश से जो मसाले दूसरे देश में जाते थे उसके बदले भी हमको सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात ही मिलते थे। तो ये सब का सब जो केंद्र जो था, जैसे आज माया नगरी बॉम्बे के बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, उस वक्त फाइनेंशियल कैपिटल गुजरात का सूरत शहर होता था। और इसलिए गुजरात के सूरत शहर में सबसे धनी लोग रहते थे, सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते थे, सबसे ज़्यादा सोना चांदी था। एक अंग्रेज अधिकारी तो यहाँ तक बोलता कि उसका नाम था बर्नियर। वो एक बार आया बर्नियर, उसने कहा था, उसने अपनी डायरी में लिखा बर्नियर ने कि गुजरात का सूरत शहर एक ऐसा शहर है कि उसके अंदर मैंने भ्रमण किया तो उसके अंदर घर घर के अंदर इतना सोना, चांदी और सोने के बिस्कुट पड़े ढेर लगे, जैसे कि गेहूं चने के ढेर लगे होते हैं, इस प्रकार से लगे होते हैं। और उनसे ये पूछो कि भाई आपके पास कितने सोने के सिक्के, उनको पता ही नहीं होता था उन व्यापारियों को, क्योंकि उनके पास में गिनने की फुर्सत ही नहीं होती थी। तो वो अंग्रेज अधिकारी बर्नियर ये बात बोलता है कि इतने इतने मतलब पैसे उनके वो होते हैं कि उन भारतीयों को उनको गिनने तक की फुर्सत नहीं होती है। उनको ये नहीं पता होती कि हमारे पास कितना धन है। इतना धन्नाढ्य भारत का सूरत शहर था उसमें, क्योंकि केंद्र बिंदु जो था व्यापार का वो गुजरात का सूरत शहर था। गुजरात का सूरत शहर उस समय की फाइनेंशियल कैपिटल था, जैसे आज मुंबई है। आज मुंबई में सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा व्यापार है, इंटरनेशनल व्यापार होता है। उस वक्त 16वीं-17वीं शताब्दी के अंदर सूरत में होता था। और इसलिए सूरत शहर के हर घर में ऐसे ढेर लगा रहता था, लाखों करोड़ सिक्के जो उनके सोने के होते थे, कई टनों, कई क्विंटलों सोना चांदी पड़ा होता था घरों के अंदर। जैसे कि हर घर में जैसे आज गेहूं चना पड़ा होता है, उस वक्त सूरत के अंदर हर घर के अंदर, हर व्यापारी घर में ही होता था। इतना धन्नाढ्य हमारा गुजरात का सूरत शहर था। उसके बाद में उस कमाई से कमा करके अंग्रेज प्रति साल उस समय का, आज के उस समय के पैसों को आज से अगर मैं आता हूँ तो आज के हिसाब से 21,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष अंग्रेज हमारे देश से अपना ये माल बेच करके कमा के
लंदन लेके जाते थे इंग्लैंड में। और आज के हिसाब से देखा जाए, उस समय के हिसाब से देखा जाए तो 70,000 करोड़ रुपया प्रति साल प्रति वर्ष अंग्रेज भारत से कमा करके वहाँ लेके जाते थे। उसके बाद में ये व्यापार है, फिर ये धीरे धीरे जम गए। फिर उसके बाद में इन्होंने दिमाग लगाया कि ये सब व्यापार तो बहुत कर लिया, अभी व्यापार नहीं करेंगे, हम यहाँ पे खाली व्यापार नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम राज भी करेंगे, हम सत्ता भी चलाएंगे। फिर इन्होंने अपनी एक सेना बनाई, क्योंकि पैसा बहुत आ गया। और जब ये अंग्रेज यहाँ पे आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी बना के, उस समय इनके बैंक अकाउंट में डबली पैसा नहीं था। मगर फिर यहाँ पे भारत को लूटा खसूटा, इन्होंने दुनिया भर का धन इकट्ठा कर लिया, वहाँ लंदन जाके इकट्ठा कर लेते थे। और उसके बाद में इन्होंने सेना बनाई, और सेना बना के फिर इन्होंने देश के राजाओं को लूटना शुरू किया, देश के किसानों को लूटना शुरू किया। कुछ राजा तो ऐसे थे वो कभी लूटने में आए नहीं, कुछ राजा बहुत डरपोक थे जो बड़ी आसानी से लूट गए। एक राजा था हमारा पहले पटियाला रियासत का राजा था, उसका नाम था राजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह पटियाला महाराज थे। उसके ऊपर अंग्रेजों ने कई बार लूटने का प्रयास किए, लेकिन जितनी बार भी पटियाला महाराज को लूटने के लिए गया रणजीत सिंह को, उतनी बार ही रणजीत सिंह की सेना ने अंग्रेजों को काट काट के मार मार के भगा दिया, लेकिन कभी भी लूटने नहीं आया। और पंजाब उस समय बहुत दूर तक फैला हुआ था, लाहौर भी उस समय पंजाब का हिस्सा था, बाद में आज़ाद होकर पाकिस्तान बना है। तो बहुत लंबा चौड़े एरिया के अंदर जो है ना पंजाब था, लेकिन कभी भी पंजाब को अंग्रेज लूट नहीं सके। इसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, कभी भी लक्ष्मी रानी को कभी अंग्रेज लूट नहीं सका, उसने कभी अपने आप को लूटने नहीं दिया, उसने डट करके मुकाबला किया। ऐसे एक बेलगांव के पास महाराष्ट्र में एक महारानी हुई थी, एक छोटा सा गांव है कित्तूर चिन्नम्मा नाम है, कित्तूर उस गांव का नाम है, क्योंकि महाराष्ट्र में अपने नाम के पहले गांव का नाम लगाने की एक परंपरा है। तो एक महारानी हुई कित्तूर चिन्नम्मा, उसने कभी भी अंग्रेजों को नहीं लूटने दिया और बहुत डट करके मुकाबला किया। फिर एक बार महारानी लक्ष्मीबाई को उसके ही जो भरोसेमंद लोग थे उन्होंने ही गलती से उसको पकड़वा दिया और महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के हाथ मरवा दिया, और महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। क्योंकि उस समय भी धोखेबाज थे हमारे राजा महाराजाओं के साथ में, आज भी उस समय भी जयचंद थे और आज भी बहुत सारे जयचंद हैं। तो जयचंदों की कमी ना उस वक्त थी ना आज, ना मीर जाफिर उस समय कम थे ना आज। तो उस समय के मीर जाफर जयचंद और आज के मीर जाफर जयचंद बराबर कंटिन्यू, कोई कभी ख़त्म नहीं हुए, वो लगातार रहते किसी न किसी। एक राजा था हमारा, कुछ कायर भी राजा थे हमारे, एक राजा था हमारा राजस्थान का, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। वो इतना डरपोक था कि जब भी अंग्रेज उसको चिट्ठी भेजते थे अंग्रेज किसी राजा को लूटने के लिए कि इतनी करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भेज दो। तो राजा ने चिट्ठी भेजता था जयपुर के महाराजा को राजस्थान के कि ये 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा भेज दो। वो स्वर्ण मुद्राएं 1 करोड़ लेके खुद अंग्रेजों को देने चला जाता था। फिर राजाओं की खून मुँह लग जाता, फिर अगली बार वो 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगते थे, वो फिर 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेके चला जाता था। उसको पता था कि अगर मेरे महल पे आए तो सब कुछ लूट जाएगा। तो ऐसे कमज़ोर राजा भी हैं, और कमज़ोर राजाओं की वजह से ही जो है ना ये देश बाद में दोबारा से एक बार 1857 में आज़ाद होने के बाद दोबारा से गुलाम हो गया था। वो सिर्फ उन कायर अंग्रेजों की वजह, कायर राजाओं की वजह से ही हुआ था, और कुछ उन गद्दार राजाओं की वजह से हुआ था जिन्होंने अंग्रेजों का दोबारा से साथ दे दिया था, हथियार दिया, सेना दी, पैसा दिया युद्ध लड़ने के लिए। तब वो 1857 के बाद में भी 90 साल और राज करके चले गए, फिर 1947 में गए वो। तो इस प्रकार से हमारे देश से अंग्रेजों ने इतना लूट करके लेके गए हैं। उस वक्त के हमारे क्रांतिकारी हैं, इन्होंने बहुत विद्रोह किया और इस स्वदेशी विदेशी कंपनियों का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी को अपनाया। आज भी वही उसी तर्ज के ऊपर काम हो रहा है कि पहले तो वो ज़बरदस्ती आते थे, मजबूरी में आते थे, डर के मारे रख लेते थे। आज की सरकारें वही काम कर रही हैं, क्योंकि उस समय तो अंग्रेज ताकतवर बन गए थे, लूटने के नाम से, व्यापार के नाम से आते थे। आज हमारी सरकार खुद ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में, प्राइवेटलाइजेशन के चक्कर में विदेशी कंपनियों को इनवाइट करती हैं, यहाँ विदेशी कंपनियों को ले करके आती है। आज देश के अंदर 12,500 के आसपास जो है ना विदेशी कंपनियाँ हैं, जो आज उसी प्रकार से जैसे पहले अंग्रेज
अंग्रेजी कंपनियां जो लूट के ले जाती थी, अपना कपड़ा बेचती थी, अपना नील बेचती थी, चीनी बेचती थी, इस प्रकार के 60-70 आइटम जो है ना भारत में बेचती थी अंग्रेजी कंपनियां। और यहाँ का 21,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष, उस समय का 70,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष इंग्लैंड में भारत की कमाई जाती थी। तो उस समय के जो लोग थे उनकी मजबूरी रही होगी या कुछ भी रहोगी, वहाँ पे उस समय इतने साधन नहीं थे। मगर आज की जो सरकार हैं ये तो जानबूझ करके इस देश को लुटवा रही हैं, जानबूझ करके इनवाइट कर रही हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, मोरारजी देसाई, जिन्होंने विदेशी कंपनी का बहिष्कार किया, देश से विदेशी कंपनी को भगा दिया। और उसके बाद तो जितने भी बागड़ बिल्ले हुए उन्होंने इन्वाइट कर करके विदेशी कंपनी को भारत में लाए। आज 2014 से पहले 9 के आसपास 5,000 विदेशी कंपनियां थी, आज 12,500 विदेशी कंपनियां हैं जो यहाँ पे सारा का सारा माल जो है विदेशी कंपनियों का बेचता है। उनकी ऐड कौन देता है? हमारे देश के फिल्म इंडस्ट्री के भांड और क्रिकेटर प्लेयर, ये हमारे देश को लुटवा रहे हैं। उस समय के जयचंद तो थे ही हैं, इसके अलावा हमारे क्रिकेटर और ये फिल्म इंडस्ट्री के भांड ये देश को लुटवाने का काम करते हैं, ये देश के फायदे का काम नहीं करते, ये देश को लुटवाने का काम करते हैं। उन विदेशी कंपनियों के सामान का, प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं और उनको देख देख के हमारे भारतीय सामान को खरीदते हैं और अपना जो स्वदेशी जो कंपनियों का माल सामान है उसको नहीं खरीदते हैं। आज भी हमारे देश के नेताओं की, फिल्म इंडस्ट्री के भांडों की, प्लेयरों की, सेलिब्रिटी की जो मानसिकता है वो अंग्रेजों वाली है। उसके बाद में एक और अंग्रेज अधिकारी आया 1850 में, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आया बंगाल में और रॉबर्ट क्लाइव 1850 में आगे 1857 तक, 1857 में क्रांति हुई, प्लासी का युद्ध। सॉरी मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ, 1757 या 1857। तो वहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ। उस प्लासी के युद्ध में उसके पास उस वक्त जब प्लासी का युद्ध करना है तो सिर्फ मात्र 350 सैनिक थे। और उस समय के वहाँ का जो कलकत्ता का जो राजा था सोहरावर्दी, उसके पास में 18,000 सेना थी। और उसका जो सेनापति था उस समय, उसका सेनापति का नाम था मीर जाफर। तो वो जब वहाँ पे आया प्लासी के युद्ध के लिए तो उसने सोचा कि मैं जीत तो सकता नहीं, क्योंकि 18,000 सैनिक के सामने 350 सैनिक क्या करेंगे। उसने सोचा जीत नहीं पाऊंगा, तो उसने उस मीर जाफर को तोड़ लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को लालच दिया कि मैं आपको 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और इसी राजा को मार के, सोहरावर्दी को मार करके मैं तुझे इस राज्य का राजा बना दूंगा। और मीर जाफर उस गद्दी के और पैसे के लालच में आ गया और वो टूट गया और उसने अपनी सेना को अंग्रेजों की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद में प्लासी के मैदान से सारे के सारे आगे रॉबर्ट क्लाइव और पीछे पीछे 300 उनके 350 उसके सैनिक और उसके पीछे 18,000 भारत के जो गुलाम बनाए हुए जो सैनिक थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। धीरे धीरे वो आगे वहाँ पे चले जाते हैं फिर मुर्शिदाबाद, क्योंकि उस समय बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। और वहाँ पे जाके उन्होंने सोहरावर्दी की मृत्यु कर दी और उसके बाद में मीर जाफर के भाई को, कासिम मीर को जो है ना वहाँ का राजा बना दिया। थोड़े दिन बाद में उसको हटा के मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर को फिर मार करके, मरवा करके खुद रॉबर्ट क्लाइव वहाँ का राजा बन गया और वहाँ की सत्ता थी आगे लूट लाट के वहाँ चला गया। और जब वहाँ से गया रॉबर्ट क्लाइव तो 900 पानी के जहाज माल भर के सोना चांदी जवाहरात यहाँ से लूट करके वो लंदन गया। इतना लूटा, दुनिया भर के 84 अधिकारी आए अंग्रेजों के जो इसी प्रकार से लूट के चले गए। तो उस समय भी स्वदेशी आंदोलन हमारे क्रांतिकारियों ने चलाया था, इसलिए चलाया था ताकि अंग्रेजों की लूट से भारत को बचाया जा सके, भारत को बचाया जा सके, भारत की आज़ादी को बचाया जा सके। और आज भी, क्योंकि आज ये काले अंग्रेज जो हैं, आज ये काले अंग्रेज भी देश को ऐसे लुटवा रहे हैं। और इसलिए आज इस स्वदेशी और स्वराज्य की जो कल्पना, जो विचार जो मन में आ रही है इस आंदोलन को दोबारा से लाने का, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि उस गोरे अंग्रेजों पर आज के काले अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि गोरे अंग्रेजों से ज़्यादा ये काले अंग्रेज खुद भी लूट रहे हैं और विदेशी कंपनियों से भी भारत को लुटवा रहे हैं। इसलिए इस देश के अंदर दोबारा से
स्वदेशी और स्वराज्य की आंदोलन की कल्पना मेरे, आपके और देश के लोगों में आ रही है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा इतिहास है, कभी किसी और वीडियो में बाकी बातें करूँगा। तो इस प्रकार से ये आंदोलन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, स्वदेशी और स्वराज्य का जो आंदोलन जो है, इसको दोबारा से भारत में लाना होगा। और इन विदेशी कंपनियों की जो लूट मार है, इससे बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे देश की सरकारें, राजनीतिक पार्टियां और ये नेता, चाहे कोई प्रधानमंत्री आए, कोई राष्ट्रपति आए, ये इस देश की लूट को नहीं रोक सकते, क्योंकि इनको भी उस लूट के हिस्से में से कुछ मिलता है कमीशन के तौर पे। इसलिए इसका विरोध नहीं करते। इसलिए ये नई नई कंपनियों को यहाँ भारत में इनवाइट करते हैं, और वो कंपनियां यहाँ पे अपना व्यापार करके हजारों करोड़ रुपया अपने देश में लेके जाती है, विदेशों में जाती है। तो इन सबको लूट करने के लिए ये आंदोलन आज नहीं तो कल शुरू करना ही पड़ेगा, तभी हमारे देश में स्वदेशी और स्वराज्य आएगा। अदरवाइज देश पहले भी गुलाम था और आज भी गुलाम है। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।